साथियों, जिंदाबाद। जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, उलगुलान कुल जोहार, जय संविधान आणि सबरंगी सलाम। मराठी और हिंदी ऐसे दोनों में मैंने तय किया था, लेकिन मैंने हिंदी में बोलना वाजिब समझा है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को सावित्रीबाई फुले आज महाराष्ट्र में जिस तरीके से पता है, वैसे अ, हमारे पूरे देश में अगर पता होना चाहिए तो इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में उनके बारे में बातचीत करनी चाहिए, बताना चाहिए। हालांकि अभी आजकल हिंदी तबके में काफी सारे फॉरवर्ड प्रेस जैसे लोगों ने बताना शुरू किया है, काफी सारे मीडियाज ने बताना शुरू किया है, बहुजन संगठक ने भी काफी बार हिंदी में प्रोग्राम किए हैं। आज का ये जो विषय है, ये विषय कल 3 जनवरी के अवसर पर बहुत सारे हम सब लोग जो सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर बहुत व्यस्त थे, लेकिन आज बहुजन संगठक में ये विषय कल भी लिया गया, आज भी ले रहे हैं, इसलिए कि सावित्रीबाई और फातिमा शेख दोनों की जयंती जनवरी में आती है। और बहुत ही एक अच्छी बात यह है कि 1 जनवरी 1848 को सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले दोनों ने मिलकर जो एक पहली स्कूल खोली थी पुणे में, पहली पाठशाला, जो हम सब महिलाओं के हाथ में जिस दिन कलम आई, वो दिन है 1 जनवरी 1848। ये 1848 हमारी पूरी जिंदगी में जो अंधेरा था, उस अंधेरे जीवन में एक बहुत बड़ा उजाला करने का काम सावित्रीबाई और महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया। और उनके साथ जो उनकी सहकारी थी फातिमा शेख, जिनका जिक्र मैं करूंगी, और आगे जाकर उनके बारे में जितनी भी मालूमात है वो आज मैं दूंगी। आज ये तीनों को भी अभिवादन करते हुए हमारा प्रोग्राम शुरू करते हैं। और हमेशा मैं सावित्री और फातिमा का तो जिक्र करती रहती हूँ, लेकिन इस सत्यशोधक समाज ने जिसको सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले दोनों ने शुरू किया, महात्मा ज्योतिराव फुले ये वहां उसके संस्थापक रहे। और सत्यशोधक समाज जब उन्होंने शुरू किया और उनके साथ जितने लोग थे, इन्होंने सत्यशोधक समाज एक सामाजिक क्रांति की धुरा अपने कंधे पे लेते हुए ये पूरा सत्यशोधक समाज आगे लेकर वो गए। अब 1848 साल आज भी हमारे देश में शिक्षा के बारे में सरकार अनास्था दिखाती है। सरकार को जो 20,000 स्कूल जिला परिषद के बंद हो रहे हैं, उसको लेकर कहीं भी छोटा सा भी रंज नहीं है, वो खुद कर रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी बिल्कुल कतई नहीं निभा रहे हैं, जो कि शिक्षा का हमें मूलभूत अधिकार है। शिक्षा के मूलभूत अधिकार के तहत शिक्षा कानून, राइट टू एजुकेशन के लिए इतनी बड़ी लड़ाई पिछले कुछ सालों में हुई, लेकिन 2014 से लेकर आज तक जिस तरीके की शिक्षा नीति आई है, उसमें फिर से एक बार मनुस्मृति जिंदा करने की कोशिश है। ऐसी कोशिश में लगातार बहुत सारे लोग जो मनुस्मृतिवादी है, मनुवादी है, जो ब्राह्मणवादी है, इन लोगों को जिस तरीके की पितृसत्ता, जाति सत्ता, धर्म सत्ता, धर्मांध लोगों की सत्ता, और उसी के आधार पर जो वैश्वीकरण, जो जागतिकीकरण हम कहते हैं, उस वैश्वीकरण के तहत जो अर्थ सत्ता है, उस वर्ग सत्ता में भी इन सारी सत्ताओं का मिलाप करते हुए वो देश की लूट कर रहे हैं। जो देश की लूट कर रहे हैं, उनको महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे, फातिमा शेख, इनके जैसे लोग कतई नहीं चलेंगे, ये हमें दिख रहा है। उनको डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान नहीं चल रहा है, ये हमें दिख रहा है। अब ऐसे अवसर पर जब सावित्रीबाई फुले जयंती आई है, तब हमें बहुत ही बिल्कुल आनंद के साथ ये कहना पड़ता है कि आज अनेक बस्तियों में, मोहल्लों में, हर एक जगह, स्कूलों में भी लोगों ने सावित्रीबाई फुले उत्सव करना शुरू किया, फातिमा शेख जी का उत्सव करना शुरू किया। सावित्रीबाई फुले के जन्म के बारे में मैं जन्म जो है पुणे में हुआ। अब 1831 में जन्मी सावित्री 1848 में कितने साल की होगी? 17 साल की। 17 साल की उम्र में, और उनसे बड़े 3 साल से बड़े थे महात्मा ज्योतिराव फुले। तो सोचने जैसी बात है कि 20 साल की उम्र में इतना बड़ा सयाना निर्णय, इतना बड़ा विद्रोही निर्णय
इतना बड़ा क्रांतिकारक निर्णय दोनों ने मिलकर लिया, यानी उस समय समाज ने उनको किस तरीके से टोका होगा, रोका होगा, किस तरीके से उनके ऊपर कीचड़ फेंका, ये सारी कहानियां नहीं है, ये हकीकत है। आज भी हम देखते हैं कि छोटी सी भी चीज हो जाए तो हम देखते हैं कि उसको लेकर हमारे यहाँ देश में बवाल मचता है। खास तौर पे आज भी लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है, या तो उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है और उनको आगे पढ़ने का अधिकार तक नहीं है। आज भी हमारे देश में मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है महिलाओं की, कि 1000 के पीछे करीबन 922 इस तरीके से दिख रहा है सेक्स रेशो, लेकिन करीबन 824 तक इतनी सारी प्रगति जहां हुई है या विकास हुआ है, ऐसे सारे राज्यों में महिलाओं की संख्या धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई देती है। वो इसलिए कम है कि वो शिक्षा न होने के कारण महिलाओं के बारे में एक तरीके से एक घृणा और मनुस्मृति के तहत जिस तरीके से महिलाओं को नीचे देखा गया है, जिस तरीके से उनके बारे में सोचा गया है, और एक पूरा का पूरा तबका, यानी जिसको हम आधा आकाश या फिर पूरी आधी जमीन कहेंगे, ऐसा तबका जो आधा होना चाहिए, 50% आदमी है तो 50% औरतें होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। और ये स्थिति उस समय 19वीं सदी में कैसी होगी ये देखना बहुत जरूरी है। 19वीं सदी में महिलाओं के बारे में ये जो खोज हुई है कि कोख में अगर लड़की है तो सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस कर लो और लड़कियों को मार दो, ऐसा न होने के बावजूद भी लड़की जैसे हुई तो उसको फेंक देना, लड़कियों का जन्म बुरा मानना, और इतना ही नहीं तो लड़कियों के जन्म के साथ तुरंत ऐसे आता था कि 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में ही उनकी शादी की जाती थी। जो ऊंची जातियां कहलाती थी, वो ऊंची जातियों में बाल विवाह तो थे ही, लेकिन बाल और जरठ विवाह, यानी जो लड़की छोटी है, छोटी उम्र के है, उसका 75 साल के बूढ़े के साथ भी विवाह, इस तरीके की प्रथाएं थी। इस पहली शुरुआत, इसलिए बहुत मजेदार बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब लोग पूछते हैं आजकल कि आप लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में, फातिमा शेख के बारे में और ताराबाई शिंदे के बारे में सब बोलते हो, हाँ, क्या हमारे बीच में कोई सुधारक महिलाएं नहीं थी, या हमारे बीच में कोई क्रांतिकारक महिलाएं नहीं थी? आप जो बहुजन महिलाएं हैं, या बहुजन, जैसे कि मैं खुद को भी मानती हूँ और मुझे भी लोग ऐसा मानते हैं कि मैं एक बहुजन नारीवादी समीक्षक हूँ, आलोचक हूँ और लेखिका हूँ। आज जो मैं खोज करती हूँ, जो रिसर्च मेरे सामने आया है, उसके तहत मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बहुत ही गुमराह करके रखा है। अभी अभी फिलहाल मैंने एक पोस्ट पढ़ी, दामगुड़े नाम का एक आदमी है जो आरएसएस से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बहुत गंदे तरीके से व्हाट्सएप पर एक पूरा प्रचार चलाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मालूम नहीं कहां से इन्होंने फातिमा शेख को पैदा किया, और सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के कार्य को लेकर ये बार बार बताते रहते हैं, हालांकि इनके पास जानकारी नहीं है। अब जो रिसर्चर है, जिन्होंने ये रिसर्च किया है, उसके तहत कोई छायाचित्र भी मिले हैं हमें, बॉम्बे गैजेट समाचार जो निकलता था उसमें भी इंफॉर्मेशन मिली है। इतना ही नहीं तो जिस स्कूल में सावित्रीबाई पढ़ी या महात्मा ज्योतिराव फुले जिस स्कूल में पढ़े, उनके साथ के सहकारी के तौर पे किसका जिक्र आता है वो भी हमारे पास है। और चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सावित्रीबाई के खत में भी फातिमा जी का उल्लेख मिलता है। अब इसको लेकर भी ये दामगुड़े नाम के कोई व्यक्ति है जो बवाल मचा रहे हैं। अब सवाल है कि जिसको हमने देखा ही नहीं 3500 साल पहले, या कोई लोग तो जो बोलने वाले हैं धर्मांध लोग, वो तो हजारों साल, 10,000 साल, 5,000 साल, उनको सालों का पता नहीं, उसके पहले वेद थे, उसके पहले उपनिषद थे, वो जो कहते हैं। आज सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई बस्तियों का इतिहास निकल रहा है, और वो भी बौद्धकालीन इतिहास को लेकर अगर हम देखते हैं तो बौद्धकालीन इतिहास में हमें दिखता है कि कुछ साल जो ईसवी सदी के पूर्व 500 साल पहले हमें बुद्ध का काल दिखता है। बुद्ध और महावीर का काल एक समांतर काल भी है। इस समय में जो हिंदू धर्म है
उसके बारे में कुछ लिखा हुआ, पढ़ा हुआ कुछ जानकारी हमें ऐसी नहीं मिलती है जो लिखित रूप में। लेकिन ये कहा जाता है कि वेदों का पीरियड ऐसा था, उपनिषद का पीरियड ऐसा था। आज जो जानकारी बाहर आ रही है वो ऐसे आ रही है कि ईस्वीसन सदी के बाद करीबन दूसरे तीसरे शतक के दौरान ये जो सब है, रामायण, महाभारत या जो वेद या उपनिषद, इस तरीके के जो ग्रंथ है वो रचे गए। अब वो रचने के बाद रचने का जिक्र जो है, वो जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है उसको देखते हुए इनके साल आज हम तय कर सकते हैं। अब अगर वो इतने पुराने होते थे तो उसमें जो संस्कृति और सभ्यता का उल्लेख किया गया है, वहां हमें सरस्वती का उल्लेख ब्रह्मा की पुत्री करके मिलता है। लेकिन ये वेद और उपनिषद अगर ईस्वी सन के बाद का जिक्र है तो फिर समझ में नहीं आता कि सरस्वती को फिर लिखित रूप में किस तरीके से वो नहीं आई है। कहीं भी नहीं दिखता है कि सरस्वती ने किसी को पढ़ाया है, सरस्वती ने यहाँ वादन किया था, ऐसे नहीं हमें दिखाई देता है कि वेद हो, उपनिषद हो या इवन किसी भी तरीके के आख्यान हो या किसी भी तरीके की तैतरीय, शतपथ या ब्राह्मण संहिता हो, इन सारे संहिताओं में आप लोगों को ये दिखाई देगा कि कहीं भी सरस्वती ने खुद वीणा वादन किया है या फिर उसके सामने लोग बैठे हैं और फिर उनके सामने उसने गायन किया है। इसका एक इमेजिनेशन करके रखा है। उसके बारे में कि जिक्र ऐसे नहीं मिलते कि सरस्वती नाम की कोई व्यक्ति थी और उस व्यक्ति के कारण इतनी सारी लड़कियां पढ़ी या लड़के पढ़े, जो विद्या की देवता के जैसे जिसको विराजमान किया है। लेकिन हमारे सामने जो जीता जागता इतिहास है उसके बारे में दामगुड़े हमें सवाल पूछे। दामगुड़े को सरस्वती चलती है जो कहीं भी पता नहीं है कि उस तरीके की कोई व्यक्ति थी क्या, और अगर कोई व्यक्ति थी तो उसके बारे में का जो जिक्र है वो विद्या देवता करके नहीं है। वो जिक्र जो है वो जिक्र हमेशा ब्रह्मा की पुत्री करके है और उसके ऊपर ब्रह्मा ने किए हुए अत्याचार का जिक्र जरूर है। सरस्वती बहुत बड़ी विदुषी थी, इस तरीके का जिक्र हमें सामवेद और यजुर्वेद में मिलता है। लेकिन वो किस बारे में विदुषी थी, तो वो दवाइयों के बारे में उसका ज्ञान अगाध था, ऐसे कहा जाता है। सरस्वती के बारे में दूसरी सारी चीजें जो है वो लिखी गई है, वो बाद में हमें दिखाई देता है बाकी अलग ग्रंथों में, जहां सरस्वती वेद और उपनिषदों में जैसे आती है वैसे नहीं आती है। ये करीबन कहा जाता है, जैसे कि मैंने खुद जो मराठी विश्वकोश है उसके तहत जब सरस्वती के बारे में, जिक्र के बारे में जो बात होती है, तो उन्होंने लिखा है कि जैन काल में और जैनों की जो मूर्तियां थी और जैन काल की जितनी मूर्तियां मिलती है उसमें हमें 7वें शतक में, ईस्वीसन सदी के बाद के 7वें शतक में हमें सरस्वती की मूर्ति पहली मिलती है। अगर पहली मूर्ति सरस्वती की 7वें शतक में है, इसका मतलब उस मूर्ति को गढ़ा गया है। जैसे आज मैं बार बार कहती हूँ, जैसे आज की शिल्पकला, चित्रकला, आज के हुसैन के चित्र देखिए, आज के अमृता शेरगिल के चित्र देखिए, आज फ्रीडा कोहले को चित्र देखिए। आज हमें अगर 19वीं सदी से लेकर आज तक के चित्र देखेंगे, राजा रवि वर्मा जो थे, जो चित्रकार थे, वो उनके चित्र देखिए। ये सारे अलग अलग चित्रों में जिस तरीके की कहानियां रची गई है, उन कहानियों के तहत हम लोगों को लगता है कि ये घटित घटनाएं हैं। चित्रकार की कल्पना है, उसी तरीके से एक कवि कल्पना से निकले हुए उपनिषद हो, वेद हो, या जो रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हो, या आज का जेके रोलिंग्स का हैरी पॉटर हो, या फिर स्पिलबर्ग की जो फिल्म है डायनासोर की वो हो। ये सारी चीजें ये काल्पनिक है, बहुत भव्यता है उसमें। अभी जो अवतार जो आया था, यानी वो मैं हिंदी प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, लेकिन अवतार जो था वो जो यानी वो जो सिनेमा आया था उसमें हमें दिखाई देता है कि उन्होंने वो पात्र बनाया। कुछ 200 साल के बाद वो लोग बोलेंगे कि यहाँ इस तरीके की प्रजा भी थी इस समय। ये संभव है, ये संभव है कि जो चीजें काल में सबसे ज्यादा पृष्ठ पर रहती है और लोगों के दिमाग में रहती है और चलती रहती है, मुखोद्गत होती रहती है, या जानबूझकर एक पूरा का पूरा इतिहास मिटाया जाता है और जानबूझकर सारी चीजें
लोगों के दिमाग में भरी जाती है, उसका ज्यादा से ज्यादा लोगों पर असर होता है। जैसे मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ नीचे बस्ती में जितने भी बच्चे हैं, वो पहले स्कूल की बातें करते थे, वो ज्यादा पढ़ने की बातें करते थे, जैसे स्कूल से आते थे पढ़ाई में लगते थे। आज उनका जमघट बैठता है, वो जुआ भी खेलते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं और जुआ खेलते हुए अपने एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण वो जय श्री राम के नारे भी देते हैं। अब सवाल ये है कि इन बच्चों के दिमाग में उनके पूरे भविष्य के बारे में न भरते हुए, न कुछ बताते हुए, उनको शराब दी जा रही है, उनको जुआ दिया जा रहा है और उनको धर्म दिया जा रहा है। अब दवा, दारू और धर्म, ये 3D जो है, ये 3D में ये सारा पिक्चर समाया हुआ है। अब ये जो शुरू है, इसको लेकर अगर काउंटर करना है तो आज हमें हमारे हाथ में जो इतिहास है और इतिहास के पन्नों पर जो लिखा है, जो जानबूझकर मिटाने की कोशिश हुई है, इसलिए हमें आज सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, फातिमा शेख, मुक्ता साळवे, ताराबाई शिंदे, तानीबाई बिर्जे, डॉक्टर रखमाबाई, इन सब का इतिहास सामने लाने की जरूरत है। एक बात और भी मैं बता दूं कि ये इतिहास कैसे छिपाते हैं। जैसे कि ये कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले और पंडिता रमाबाई वो आपको गुमराह करते हैं। सावित्रीबाई फुले और पंडिता रमाबाई दोनों भी एक ही समय, यानी कितने सालों तक, मुझे जब तक मैंने करीबन मेरी पीएचडी मैंने मैं 40 साल से सामाजिक आंदोलनों में रही, तो मैंने पीएचडी छोड़कर फुल टाइमरशिप की थी। तो ये फुल टाइमरशिप करते हुए भी मेरे मन में ये था कि अपने सारे जो अध्ययन होते हैं वो अध्ययन करने के लिए एक जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें बिल्कुल एक दिशा दी है, उस तरीके से हमें यूनिवर्सिटीज में जाकर जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके तहत पढ़कर उस रिसर्च मेथोडोलॉजी की पूरी का पूरा इस्तेमाल करते हुए हम लोगों के सामने शोध लाना चाहिए। इसलिए कि सारे विश्वविद्यालय विशिष्ट तरीके से कुछ नियम या नियमावली बनाते हैं और उसके तहत हमारे सारे शोध को वो नकार देते हैं, ये कहते हुए कि ये रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं। उनकी ही रिसर्च मेथोडोलॉजी के तहत जो रिसर्च हम सब ने किया है उसको एक आधार बनाते हुए, यानी वो ये नहीं कह सकते कि आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी गलत इस्तेमाल की। उनके ही रिसर्च मेथोडोलॉजी के तहत जो तथ्य मुझे मिले हैं, वो तथ्य आज मैं आपके सामने रख रही हूँ और बार बार रखती हूँ। उसी तरीके से पढ़ाई करते हुए हमें दिखाई देता है कि मागो माड़ी ने लिखा था, यदि फड़के ने लिखा था, धनंजय कीर ने लिखा था, सगो मालशे ने लिखा था, और सबसे ज्यादा महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इन सब के बारे में अगर पहला जिक्र और सबसे ज्यादा बहुत ही अपनी कमिटमेंट के साथ किसी ने लिखा होगा तो वो हरि नरके थे। हरि नरके जी ने लिखा है, अब संजय सोनवणी लिख रहे हैं। अब आपको दिखाई देगा कि मैं काफी सालों से मासिक पत्रिकाओं में लिख रही हूँ। एक किताब के तौर पे वो नहीं आई होगी चीजें, लेकिन शोध निबंध और प्रबंधों के तौर पे लिख रही हूँ। एक तरफ वंदना महाजन लिख रही है, एक तरफ प्रतिमा परदेशी लिख रही है, एक तरफ आशालता कामले लिख रही है। तो आज आपके पास महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में और सावित्रीबाई फुले के बारे में एक सामग्री है। इतना ही नहीं तो मेरी एक दिल्ली की दोस्त है जो लोकनायक में काम करती थी, वो भी लिखती थी और उन्होंने फातिमा शेख का जिक्र करते हुए वो आई थी यहाँ। वो साहिल कबीर जी को मिली थी और साहिल कबीर जी भी फातिमा शेख के बारे में खास तौर पे एक रिसर्च कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सारी चीजें गुलदस्ते में थी। महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में जब बाळ गांगल ने कहा कि वो एक दुर्गंधी है, उस समय तक महात्मा ज्योतिराव फुले को दुर्गंधी मानने वाले लोगों का एक गुट तैयार हो गया। अब महात्मा ज्योतिराव फुले को दुर्गंधी मान लिया और सावित्रीबाई का कहीं भी जिक्र नहीं किया। ये कौन से जमाने की बात है? ये केवल 40 साल पहले की बात है। अब ये 40 साल पहले जब हुआ, तब इस देश में अस्मितादर्शी, यानी जो अपने आइडेंटिटी को लेकर हमारे रिकॉग्निशन के बारे में हम बात करेंगे, हमारी पढ़ाई हमारा हक है, हमें जीने का जैसे हक है, सम्मान से जीने का हक है, ये हक की भाषा बाहर आने लगी
और आंदोलन चलने लगे, उसके तहत इन आंदोलनों ने, फिर वो बाबा आढाव जी हो या नागेश चौधरी जी हो या फिर जितने भी महाराष्ट्र के प्रगतिशील लोग हैं, इन्होंने एक पूरे सत्यशोधक समाज की विरासत मानते हुए सामने लाने की कोशिश की, जिसमें कॉमरेड शरद पाटिल जी का नाम अग्रणी है। कॉमरेड शरद पाटिल जी ने मार्क्स, फुले, अंबेडकर, माफुआ नाम का एक शब्द इबादत किया। उसके पहले नागपुर में भी नागेश चौधरी और बहुजन संघर्ष ये फुले, अंबेडकर, मार्क्स इस तरीके से फुआ माँ भी कहते थे। लेकिन ये जो पूरी विचारधारा है, मार्क्स, फुले, अंबेडकर, ये इस विचारधारा के तहत जो सत्यशोधन हुआ, उसके बाद हमें दिखाई देता है कि 18 यानी उसके बाद नहीं, उसी के समकालीन हमें दिखाई देता है कि 1973 में गेल ऑम्बेड जी की किताब आती है। हालांकि वो इंग्लिश में होती है और वो जब इंग्लिश की किताब करीबन 20 साल बाद हमारे हाथों में आती है और वो मराठी में आती है, वासाहतिक समाजातील बंडाचा इतिहास, बंडखोरीचा, सांस्कृतिक बंडखोरीचा इतिहास, यानी जो सांस्कृतिक विद्रोह हुआ है इस देश में, इसका इतिहास लिखने वाले लोग, फिर वो सत्यशोधक समाज के लोगों ने लिख के रखा हो, ब्राह्मणेतर आंदोलन ने लिखा हुआ हो, फिर हमें वो मुकुंदराव पाटिल के इसमें मिलता है या फिर हमें वीरा शिंदे के किताब में मिलता है। अब इनके इनके बीच में मतभेद जरूर होंगे, जयदेव जवड़कर के बीच में मतभेद जरूर होंगे, लेकिन सत्यशोधक समाज के इतिहास में हमें पता चलता है कि सत्यशोधक की जो नींव रखी गई वो आर्य समाज, प्रार्थना समाज जो थे उससे बहुत अलग थे। और महात्मा ज्योतिराव फुले के दिमाग में जब ये स्कूल खोलने की इच्छा हुई, तब 20 साल के महात्मा ज्योतिराव फुले, 17 साल की सावित्रीबाई फुले, जैसे ही उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद अध्यापिका बनने का कोर्स किया, मिसेस मिशेल और मिसेस फरेरा के यहाँ जाकर जो पढ़ाई की, ये क्रिस्ती मिशनरी स्कूल में वो गए, उनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी, उनको हिंदी आती थी, उनके जो मुस्लिम दोस्त थे उनके कारण उनका उर्दू से परिचय था, काफी सारे धर्म ग्रंथों की उनकी पढ़ाई थी। अब सोचिए कितनी छोटी उम्र में, जिस उम्र में कोई पढ़ नहीं रहा है, आजू बाजू में कोई ब्राह्मण औरत पढ़ते हुए नहीं दिखाई देती, तुरंत अभी के अभी भी मुझे पता है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो तुरंत बोलेंगे कि पंडिता रमाबाई थी। अब मैं आपको बताती हूँ, आप खुद गूगल खोलिए और देखिए मेरा भाषण हो जाने के बाद कि पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ, यानी 1848 में स्कूल खुली। ज्योतिबा और सावित्री ने जो आज दगड़ू शेठ हलवाई का गणेश मंदिर है, उसके सामने जो बालकृष्ण भिड़े का वाड़ा था, उसमें उन्होंने स्कूल खोली। अब ये उस समय मध्यवर्ती केंद्र था जिसमें अलग अलग जगह की लड़कियां आ सकती थी। अब ये पहला स्कूल है जो लड़कियों के लिए खुला। इसमें मैं बता दूं कि इन्होंने बहुत ही बड़ा प्रयोग किया। कैसा प्रयोग था? अब दगड़ू शेठ हलवाई और गणेश मंदिर का जो इलाका है वो पूरा का पूरा पेशवा मानसिकता, जो एक पूरा सदाशिव पेठी मानसिकता जो है, उस तरीके की एक पूरी मानसिकता, ब्राह्मणवादी मानसिकता से भरा हुआ, और हमेशा अब्राह्मण या ब्राह्मणेतर लोगों के ऊपर हमले करने के लिए, या फिर मुसलमान जो है वो हमारे देश के गद्दार है, ये कहने वाली जो मानसिकता है, उस मानसिकता के तहत जीने वाले ये लोग हैं। इन्हीं पेशवाओं में एक बाजीराव पेशवा हुआ जिसने मस्तानी से शादी की और मस्तानी के साथ रहा, लेकिन ये उसका प्रतिरोध माना गया, और इतना ही नहीं तो उसका नाम पेशवाओं के दफ्तर से और उसके बारे में उसका उल्लेख न करना बहुत सालों तक चला। अब जब महात्मा ज्योतिराव फुले लिख रहे थे, बोल रहे थे, पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी स्कूल खोली, आज तक किसी भी तरीके से, यानी 1848 तक किसी भी तरीके से यहाँ के नेटिव लोग, जो भारत के लोग हैं, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनमें से किसी ने भी अपनी बेटियों के लिए भी स्कूल नहीं खोला। अब पंडिता रमाबाई 1858 में जब जन्मी तो 10 साल हो चुके थे सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले का स्कूल खोलकर। यानी जो हमें बताते हैं कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले, इनके साथ ही पंडिता रमाबाई थी, तो हमें गुमराह करते हैं। इनकी भी पढ़ाई नहीं है, ये केवल नाम हमारे मुंह पर फेंकते हैं।
अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ। आप देखिए, जिनके नाम इन्होंने आपके ऊपर फेंके हैं, फिर वो लोकमान्य तिलक हो, या फिर विष्णु शास्त्री चिपळूणकर हो, या फिर आपको दिखाई देगा आगरकर हो, इनके सारे लोगों के जन्म कब हुए हैं? ये 1848 में जब स्कूल खुली है, इनका जन्म नहीं हुआ है। और करीबन 25 साल बाद न्यायमूर्ति रानडे जो है, महादेव गोविंद रानडे, उनका जन्म होता है महात्मा ज्योतिराव फुले के इस साल। अब सोचिए तो कि जब यानी स्कूल खोलने के बाद, तो जो स्कूल खोली है उसको लेकर 19वीं सदी का इतिहास हमारे सामने जो तोड़ मरोड़ कर एक पूरा ऐसे रखा जाता है कि वो मिश्र किया जाता है, और फिर उनको पता चलता है, क्या पता चलता है कि इतिहास में बहुजन नायक नायिकाओं ने ही इस देश में एक पूरी ऐसी सांस्कृतिक धरोहर दी, ऐसी सांस्कृतिक विरासत दी कि सबके लिए एक ईश्वर आया, सबके लिए अलग अलग भाषाओं में पढ़ने वाले लोगों के लिए अपने अपनी भाषाओं में शिक्षा आई। हालांकि अंग्रेजों ने जो शिक्षा लाई, वो अंग्रेजों की शिक्षा पढ़ते हुए अपनी भाषा में उसको तब्दील करना, अपनी भाषा में गणित, अपनी भाषा में इतिहास, अपनी भाषा में भूगोल, अपनी भाषा में नागरिक शास्त्र, अपनी भाषा में उस समय की पूरी जो कोई जिस तरीके का एक रहन सहन था, उस जीवन शैली के बारे में, और उस जीवन शैली में जो भेदभाव हो रहा है उसके बारे में जागरूक करना, केवल स्त्रियों की स्थिति के बारे में ही नहीं, शूद्रों की स्थिति के बारे में लोगों को बताना, ये काम महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई ने किया, जो सत्यशोधक समाज ने किया। आर्य समाज, प्रार्थना समाज में दिखाई, ब्राह्मण समाज, इन्होंने सामाजिक सुधार लाया, लेकिन इन्होंने सामाजिक सुधार केवल ब्राह्मणों के जिंदगी में लाया, और वो भी ब्राह्मण स्त्रियों को उसी धर्म के कटघरे में रखते हुए किया। ये धर्म में सुधार था। और महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले मनुस्मृति पर एक बहुत बड़ा क्रॉस लगाते हैं, एक छेद देते हैं, और मनुस्मृति में न स्त्री स्वातंत्र्य मरहती जैसे कहा था, जैसे स्त्रियों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। मैं हमेशा कहती हूँ, होगी तो आप लोगों को भी पता है, अभी हालांकि बहुत ही सुंदर गीत हमारी शाहिर जो है शीतल साठे जी ने जो लिखा है, वो बहुत फेमस हो रहा है, और वो आपने सुनना भी चाहिए। जब आखिरी में मैं बात खत्म जब करूंगी, तब मैं आपके सामने शीतल का वो गीत आपको उसकी कुछ 4-5 पंक्तियां पढ़ूंगी, लेकिन उसी या गाऊंगी, और आपको पता चलेगा कि इस तरीके के जो गीत आज, कविताएं, नगमे आज सावित्रीबाई को लेकर निकल रहे हैं, इसका कारण कि सावित्रीबाई आज लोगों के सामने पहुंचने लगी है। फातिमा शेख लोगों के सामने पहुंचने लगी। अब आते हैं उनके कार्य, जीवन और कर्तृत्व के बारे में। मैं हमेशा कहती आई हूं, आज भी कहूंगी, कि सावित्रीबाई फुले मेरे लिए क्या है। सावित्रीबाई फुले मेरे लिए उस समय से, जिस समय सावित्रीबाई ने काम शुरू किया, उस समय जिन लोगों का जिक्र अंग्रेजी वाङ्मय में किया जाता है, वो अंग्रेजी वाङ्मय में हमें पता चलता है कि हमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जिक्र आता है। लेकिन ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपको ऐसे समय पे दिखाई देती है क्या? जो जब युद्ध होता है, तब आपको दिखाई देता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल निकली है और उसने सेवा की है। अब हमें जिक्र आता है अभी का, फिलहाल आप सबको पता है, अभी मलाला 13 साल की जब थी, तब उसके ऊपर हमले हुए थे कि वो बच्चों को अपने पिताजी के साथ पढ़ाने जाती थी। बहुत छोटी सी थी, लेकिन वो अपनी एक डायरी लिखती थी, और उस डायरी को उसने लंदन में वो भेजती थी, और उस डायरी को पब्लिसिटी मिली, और पता चला कि यहाँ पढ़ने लिखने के बारे में लड़कियों को रोका जाता है। तो इस तरीके का जो विद्रोह है, वो मलाला ने किया है। तीसरी एक व्यक्ति है, वो है मदर टेरेसा, जिन्होंने जिंदगी भर अपने जो अनाथ लोग हैं, या अनाथ बालिका हो या बालक हो, या फिर उनके माँ पिताजी हो, इनको जो प्रताड़ित किया जाता है समाज में, उनको उन्होंने आश्रम खोलकर जगह दी, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि मदर टेरेसा ने वो काम किया है। अब
मलाला, मदर टेरेसा और 19वीं सदी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब इन तीनों को लेकर एक पूरी जीवनी हमारे देश में है। वो 19वीं सदी में 1831 से लेकर 1897 1897 तक जो जिंदा रही और जिन्होंने पूरा पूरा अपना अपना जीवन समर्पित किया, वो है सावित्री बाई फुले। अब सावित्री बाई फुले के जैसे ही फातिमा शेख का जिक्र इसलिए नहीं मिलता है कि आज भी हमें दिखाई देता है कि आज जबकि हमारे पास सब सोशल मीडिया है, जबकि हमारे पास इतनी बड़ी मीडिया पूरे के पूरे साधन है, संसाधन है, प्रिंट मीडिया है, हमारे पास इतना ही नहीं तो हम इंटरनेशनल भी न्यूज देख सकते हैं। लेकिन बिल्किस बानो के बारे में कितना बड़ा सत्य छुपाया गया और जो लोग आरोपी थे उनको छोड़ा गया है और बिल्किस बानो का नाम तक नहीं रहे। हमने देखा है कि कुश्ती पट्टू जो लड़कियां उनका नाम तक नहीं रहे, लेकिन ब्रजभूषण सिंह का नाम रहे। इस तरीके के इतिहास को रचा और गढ़ा जा रहा है। अब इस तुलना में सावित्री बाई का काल देखिए, जहां संसाधन नहीं है, जो भी साधन है जिनमें उनके बारे में जिक्र आया होगा तो वो हमें खोजने पड़ेंगे और वो खोजने की तैयारी में मेरे सारे जो युवा लोग हैं, जो दोस्त है, युवा साथी है, उन लोगों को मैं अपील करती हूँ, जो छात्र है, जो अभी खास तौर पे शोध क्षेत्र में आए हैं, इन्होंने फातिमा शेख के और उस्मान शेख के इर्द गिर्द जो पूरी बस्ती थी, जो वाड़ा था महात्मा ज्योतिराव फुले का, सावित्री बाई का, वहां रहने वाले लोगों से मिलते हुए उनके बारे में जो मालूमात है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे ये पता है कि आज पुणे में जो लोग हैं वो कोशिश कर भी रहे हैं। तो इस तरीके की कोशिश में हमें क्या पता चला कि सावित्री बाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले 1 जनवरी 1848 को जो स्कूल इन्होंने खोली, वो भिड़े जिन्हें उनको उस स्कूल के लिए जगह दी, उस स्कूल में ये दोनों भी जाते थे और जब जाने लगे और सावित्री बाई जब पढ़ाने जाने लगी, तब उनके साथ फातिमा शेख जाती थी, ऐसा जिक्र हमें मिलता है। और उनको जब लोग तकलीफ देने लगे, तब लहू जी और राणो जी, जो दोनों को एक अंगरक्षक के तौर पे दोनों भी सावित्री बाई फुले के साथ जाते थे और सावित्री बाई फुले के साथ अन्य सहकारी जो शिक्षिकाओं का जिक्र मिलता है, उसमें एक सरस्वती बाई गोवंडे का जिक्र मिलता है और सगुणा बाई क्षीरसागर जो कि उनकी आत्या लगती थी, बुआ लगती थी, तो उनका जिक्र मिलता है। अब ये जो सगुणा बाई क्षीरसागर है, उन्होंने भी महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ जब वो पढ़ते थे तब खुद भी पढ़ाई की थी और इतना ही नहीं तो सावित्री बाई को पढ़ाते समय उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सावित्री बाई फुले के बारे में आज जो ग्रंथ उपलब्ध है, मागो माड़ी की प्रेरणा लेते हुए मागो माड़ी की एक पहली किताब आई महाराष्ट्र, उसमें सावित्री बाई के काव्य रचना का जिक्र हुआ। सावित्री बाई की का पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक का इतिहास आया। उसको आधार बनाते हुए काफी सारे लोगों ने आज सावित्री बाई फुले के काव्य को लेकर लिखना शुरू किया। सावित्री बाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले जिस काल में रहते थे, उस काल में उस समय मंदिर, शिव, कृष्ण, राम, ऐसे सारे लोगों का जिक्र आता है, लेकिन राम मंदिर का जिक्र इतना नहीं है जितना शिव मंदिर का है या शिव पार्वती गणेश का जिक्र ज्यादा आता है। अब सवाल ये है कि उस समय जिस तरीके का माहौल था, जिसमें सावित्री खुद पली बढ़ी थी, एक माली समाज में, जिसमें हार कहाँ चढ़ाए जाते हैं, फूल कहाँ चढ़ाए जाते हैं, फूलों की खेती और ये फूल बेचने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, जो व्यापार किया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा व्यापार। और इतना ही नहीं तो बिल्डिंग बनाने का कंट्रैक्ट भी, और किसानों के लिए काम करने के लिए किसानों का संगठन बनाना और नारायण मेघाजी लोखंडे को एक इस तरीके की प्रेरणा देना और एक पहली यूनियन जो है पूरे भारत में बनी, वो नारायण मेघाजी लोखंडे यानी सत्यशोधक समाज के जो कार्यकर्ता थे, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में ये यूनियन बनी, पहली कामगारों की यूनियन। और ये सत्यशोधक इतिहास का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे पूरे देश में कि ये प्रार्थना समाज या ब्राह्मण समाज या आर्य समाज जैसा केवल विवाह विधि या फिर केवल लोगों के बीच में सुधार करके, जैसे सती प्रथा बंद कर दी, थोड़ा सा महिलाओं के शिक्षा के लिए काम थोड़ा किया और थोड़ा सा काम जो है वो
कायस्थ ब्राह्मण शादियां रचने का भी काम किया। इस तरीके का काम हमें दिखाई देता है और ये भी दिखाई देता है कि धर्म में जो गलत रूढ़ियां हैं और गलत प्रथाएं हैं, जो सनातनवादी परंपराएं हैं, उनको धर्म के तहत ही बाजू में रखते हुए एक अलग तरीके से सुधार करते हुए सुधारित समाज जो अंग्रेजों से आंग्ल विद्या लेते हुए हमें दिखाई देता है, बंगाली फिल्म्स में हमें ज्यादा दिखाई देता है। वो एक ऐसा समाज जो एक उच्च वर्णीय समाज था, लेकिन वो उच्च वर्णीय समाज खुद को बाकी अन्य लोगों से, जो पारंपरिक लोग थे, उससे हटकर खुद को अलग मानने लगा और छुआछूत को नकारने लगा और खुद को एक उन्होंने अपनी एक इंटेलेक्चुअल या एलिट क्लास, जिसको हम कहेंगे एक प्रबुद्ध क्लास करके वो बनते गया। लेकिन बाकी तबके की स्थिति जो थी, वो बाकी तबके की स्थिति हमेशा क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर शूद्र हो, और महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इबादत किया, वो था अतिशूद्र। यानी शूद्रों के साथ, यानी इन 4 वर्णों के साथ इन्होंने जिनको बाहर रखा, वो अतिशूद्रों की स्थिति और भी गंभीर और खराब थी, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को भी ये बताया कि जो लोग घुमंतु विमुक्त थे, उनको, उनके बारे में हमें दिखाई देता है कि अंग्रेजों के ये को बताया कि ये क्रिमिनल है और क्रिमिनल ट्राइब के जैसे उनको ट्रीट किया। अब महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के पूरे चरित्र में और सावित्रीबाई के खास तौर पे हमें दिखाई देता है कि उनके जीवन की 3-4 घटनाएं हैं, जो घटनाएं हमें समझनी चाहिए। एक है कि उन्होंने जिन लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, उन सारी लड़कियों में से जो लड़कियों ने निबंध लिखे, जिसमें मुक्ता साळवे पहली है, यानी वो विष्णु शास्त्री चिपळूणकर के पहली है, तो मराठी भाषा में पहला निबंध लिखने वाली मुक्ता साळवे है, जो कि 1852 के बाद हमें उसका निबंध हमें मिलता है। यानी 1848 में पहली स्कूल खुली, 1852 में उस्मान शेख के वाड़े में, जो उनका वाड़ा या हवेली जिसको कहते हैं, उसमें उस्मान शेख ने उनके, जब बालकृष्ण भिड़े के स्कूल को बंद किया गया, सनातनियों ने हमला किया, तब कुछ 1-1.5 साल स्कूल बंद रही। उसके बाद हमें जिक्र मिलता है, वो हमें बॉम्बे गैजेट उस समय जो निकलता था, ज्ञानोदय करके जो पत्रिका थी, ज्ञानोदय करके, उस ज्ञानोदय ख्रिस्ती मिशनरी पत्रिका थी, लेकिन उसमें लगातार पुणे के सारे वृत्तांत, नगर का वृत्तांत, सांगली का वृत्तांत, सातारा का वृत्तांत आपको मिलता है। इसमें आपको ये जिक्र मिलता है। अब पहले से शुरुआत करते हुए जब मैंने बताया, तो दामगुड़े जैसे लोग जो है आरएसएस से प्रभावित होकर आते हैं और आरएसएस ने उनको हमारे बीच में छोड़े हुए जो एजेंट है, उन लोगों की इसके बारे में कोई पढ़ाई नहीं है, या पढ़ाई होगी तो भी उनको इसके बारे में ये लोगों के पास ना पहुंचे, इसलिए वो आपके साथ बुद्धिभेद कर रहे हैं, आपको एक अलग तरीके की जानकारी देते हैं, कारण क्योंकि आपको समय नहीं है। आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का समय है, आपको नेटफ्लिक्स देखने का समय है, आपको एचबीओ देखने का समय है, आपको बहुत अलग-अलग चैनल्स देखने हैं, क्योंकि आपको आपके काम के बाद मनोरंजन चाहिए। लेकिन मेरा देश इस तरीके से भ्रष्ट किया जा रहा है, मेरी बुद्धि किस तरीके से भ्रष्ट की जा रही है। आज मेरी बेटियों के जन्म पर मैं खुशी मनाती हूँ, और लेकिन मुझे 2 ही बच्चे चाहिए और उसमें एक बेटी हो गई तो दूसरा लड़का ही चाहिए। मुझे अगर एक लड़का हो गया तो बेटी नहीं होगी तो भी चलेगा। ये इस तरीके की हिपोक्रेटिक समानता की बात हमारा संविधान नहीं करता। हमें बहुत जागरूकता से हमारी सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। मेरी बेटी ने शादी करनी चाहिए या मेरे बेटे ने शादी करनी चाहिए, वो उच्च जाति में ही करनी चाहिए। जाएंगे विदेश में पढ़ने के लिए, विदेश में वहां ही रहेंगे, वास्तव करेंगे, लेकिन वहां की कोई भी काली लड़की जो अश्वेत माना जाता है, कलर जो है, अफ्रो अमेरिकन है, उस तरीके से काले रंग की लड़कियां भी नहीं चलेगी, यहाँ की भी नहीं चलेगी। यहाँ भी इनको दहेज देने वाली लड़की चाहिए। ये सारी जो हिपोक्रेसी है, ये इनकी उच्च शिक्षा के बाद इसलिए नहीं गई है क्योंकि सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, ताराबाई शिंदे, इन्होंने जिस तरीके का एक पाठ्यक्रम, जिस तरीके का टेक्स्ट बुक, जिस तरीके की आचार संहिता मनुस्मृति के खिलाफ की दी थी, जिस तरीके से हमारे मन में उन्होंने केवल सुधार की बातें नहीं, सामाजिक क्रांति की बातें रचना शुरू किया था। हमारे स्वराज्य का जो लोकमान्य तिलक का जो सपना था ना, उसको बिल्कुल तहस नहस करते हुए
मनुस्मृति आधारित स्वराज्य को निकालते हुए उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लोक राज्य की संकल्पना को लोगों को देने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा योगदान सावित्रीबाई फुले के पाठ्य पुस्तक में। पहले पहले सावित्रीबाई फुले के काव्य रचना में आपको कभी शिव पार्वती का उल्लेख दिखेगा और उसको लेकर आपको लोग गुमराह करेंगे। मैंने अभी अभी देखे हैं कि जो आरएसएस के स्कूल में से बहुत प्रभावित होकर आते हुए समाजवादी गांधीवादी परिवार में भी जो बच्चे हैं, उन बच्चों ने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की है, उन्होंने खोज नहीं की है। वो आकर एकदम आपके ऊपर आक्रामक हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको फुले अम्बेडकर क्यों चाहिए, आप बताइए कि फातिमा कहाँ से आई, आप बताइए कि सावित्री कहाँ से आई। इन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है और पढ़ाई न करने के कारण केवल वो पढ़ाई किसको कहते हैं, वो दामगुड़े जैसे लोग जो है, गोळवलकर या हेडगेवार जैसे लोग हैं जिन्होंने एक बना के रखी है रचना, वही पढ़ते हुए वो उस आधार पर हमसे बात करते हैं, हमारे ऊपर चढ़ते हैं और हमारे ऊपर उन्हीं मिथकों के पुराण के जो मिथक है, वेद के उपनिषद के जो मिथक है, वो मिथकों के आधार पर हमारे ऊपर चढ़ते हैं, जो कि कभी किसी ने देखे नहीं। हैरी पॉटर के पात्र हमने सिनेमा में देखे हैं, हमने जेके रोलिंग्स के किताब में पढ़े हैं, लेकिन ये हैरी पॉटर वाली कहानियां जब एक जिंदा हैरी पॉटर के तहत आ जाएगी, तब लोगों को क्या लगेगा? सोचिए, यही है बात कि इसी तरीके से इन्होंने मिथकों को जिंदा करके हमारे दिमाग में बोली भाषा के तहत भरना शुरू किया। अगर हमारे हाथों में पढ़ना लिखना उस समय होता तो हमें महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले बहुत पहले मिल चुके होते, लेकिन हमारे हाथों में पढ़ना लिखना नहीं था। जो अंग्रेज आने के बाद, यानी हालांकि इस्लामी राज्य में भी पढ़ना लिखना, ये खुद राजा और बादशाह भी पढ़ने लिखने के उनके तरीके बहुत अलग थे। वो शास्त्र की शिक्षा लेते थे, संगीत की शिक्षा लेते थे, वो कुरान पढ़ने की शिक्षा लेते थे, ये अलग अलग तरीके थे। लेकिन एक शिक्षा का जो दौर है, जो साइंस तकनीक, जो हमें जिन मूल्यों को लेकर हम बात करते संविधान की, समता, स्वतंत्रता और मैत्र और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, इसको और लोकतंत्र, इसको लेकर जब हम बात करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात होती है आजादी, स्वतंत्रता। ये इन सारे मूल्यों को समझते हुए हमें याद करना चाहिए, क्या हमें इस तरीके की आजादी थी? नहीं थी। तो सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले के सहजीवन की बात तो देखिए, दोनों के बीच में केवल 3 साल का अंतर है। उनकी भी शादी बचपन में हुई है, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहते हुए एक समझा है, एक संकल्प किया है, जैसे कि आज हमें दिखाई देता है कि हमारे जीवन में, जैसे कि मेरे जीवन में भी, हमने जब आंदोलनों में काम करना तय किया तो हमने तय किया कि मैं एक पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहूंगी। आज तक मैंने वो निभाया जो मैंने आंदोलनों को मेरा संकल्प किया था और मैंने वचन दिया था। जब मेरे साथ बहुत घूमना फिरना नहीं हो पाता है, ऐसा समझ में आया, तब मैंने खुद को उस आंदोलनों के लिए ही उपयुक्त होने वाले रिसर्च की तरफ झोंक दिया। तो ये जो कमिटमेंट हम आंदोलनों में देते हैं, उस तरीके की कमिटमेंट जबकि कोई भी उनके सामने किसी भी तरीके का मॉडल नहीं था, वो मॉडल नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने मॉडल हमारे लिए तैयार, इन्होंने ऐसे मॉडल तैयार किया कि लिखो, पहले पढ़ो फिर लिखो, फिर ये पढ़ा लिखा जो है वो लोगों को सिखाओ, पढ़ाओ, उसके बाद उनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के बारे में, उनके बारे में प्रबोधन करो, प्रबोधन करने के बाद उनको संगठित करो। उन्होंने जो है बाल हत्या प्रतिबंध गृह शुरू किया। उन्होंने, सावित्रीबाई ने एक बहुत ही सुंदर हल्दी कुमकुम लिया था, और वो हल्दी कुमकुम, उस समय हल्दी कुमकुम का बहुत दौर चल रहा था और आज तक भी चलता है। आज भी विधवा महिलाओं को हल्दी कुमकुम के लिए नकारा जाता है, क्योंकि कुमकुम ये जो है निशानी, जो सौभाग्य निशानी मानी जाती है, जिसका पति मर गया है उसके माथे से उसको मिटाया जाता है, उसकी चूड़ियां फोड़ी जाती है, उसके गले से मंगलसूत्र निकाला जाता है। और इतना ही नहीं, तो महाराष्ट्र में जो प्रथा थी वो थी केशवपन की, और केशवपन किया जाता था, उसके बाल पूरे के पूरे काट दिए जाते थे। अब ऐसे समय पे बाल जो काट दिए जाते थे, महिलाओं को विद्रूप किया जाता था, उनकी उम्र क्या थी? कभी वो लड़कियों की शादी अगर 9 साल में हुई है
तो हो सकता था कि 14-15 साल में ही उनके पति उनसे बहुत बड़े होने के कारण, उम्र के कारण भी, या किसी बीमारी के कारण मर जाने के बाद उनको विधवा कहा जाता था। अब ये लड़की जब घर में है और इस लड़की को अगर वो 18 साल की हो गई, 19 साल की हो गई और वो यंग, यानी वो अभी वो यंग हुई है, युवा हुई है, युवा अवस्था में है। ऐसी युवा अवस्था में जाहिर है कि उसको इच्छा होगी, उसको लैंगिक इच्छा होगी, उसकी लैंगिकता की बात समाज कभी भी नहीं समझता था, लेकिन उसी को अपराधी मानते थे कि इसकी सुंदरता के कारण या ये युवावस्था में दिखने के कारण जो पुरुष है वो उनकी वासना भड़कती है। जैसे कि ब्रजभूषण सिंह के बारे में आज भी मोदी जी और जो अमित शाह है वो उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, क्योंकि पुरुषों को ये खुली छूट है कि जो औरत होती है वही गलत है, औरतें व्यभिचारी है, और औरतें व्यभिचारी है इसलिए औरतों के बाल भी काट दो, उनको विद्रूप कर दो, या उनको बिल्किस बानो के जैसे सामूहिक बलात्कार होने दो, या फिर हमारी जो इतनी बड़ी क्रीड़ापटु ओलंपिक से विजेता है, ऐसी कुश्तीवीर है जिनको कुश्ती ये सबसे ज्यादा शारीरिक श्रम और मेहनत और एक दूसरे को ठोसा देने के ताकतवर गेम है। इस ताकत के गेम में भी इन महिलाओं को प्रताड़ित करके इनको नहीं, मर्दानी खेल में आप घुसोगी नहीं, इसलिए ये जो सबक सिखाने वाली बातें हैं, ये बातें 19वीं सदी में कितना जोर धरती होगी, ये कि महिलाओं को कहीं भी चूल्हे चौके से, उनके कामों से कहीं भी छुट्टी नहीं थी। पहली बार हाथों में किताब आना, पहली बार हाथों में कलम आना, पहली बार हाथों में मेरे स्लेट आना और मैं उसके ऊपर कुछ लिखना, ये सारी बातें कितनी आनंद वाली होगी और कितनी अनोखी होगी। आज हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल आता है तो जो खुशी होती है उनको, उस तरीके की खुशी उस समय, क्योंकि महिलाओं ने कभी गोबर से सने हुए अपने हाथ, मिट्टी से सने हुए अपने हाथ, चूल्हे चौके में जले हुए अपने हाथों को लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन उनके पास अभिव्यक्ति थी कि नहीं? अभिव्यक्ति थी। हमको दिखाई देता है कि जितनी भी औरतें चक्कियों पर यानी अनाज पीसती थी, उनके मुंह से गाने निकलते थे। और हमारे यहाँ जो पहली निरक्षर, जो पहली कवियत्री है, जिसको बहनाबाई जो है, वो हालांकि संत कवियत्री पहले होकर गए हैं, लेकिन आधुनिक काल में जो पहली कवियत्री का सम्मान जिनको जाता है, वो बहनाबाई चौधरी की सारी कविताएं जो है वो लिखी हुई नहीं है, उनके बेटे ने बाद में लिखी। हालांकि उनको लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, लेकिन अभिव्यक्ति सबको है। जब आप कहते हो कि वेद लिखे नहीं है, तो वेद मौखिक है, इसका मतलब उस समय आपको लिखना नहीं आता था। आपने यहाँ के भाषाओं को अवगत किया और इन भाषाओं के ऊपर अपना एक कलम चढ़ाकर उसको एक ग्रामर बना दिया, और वो ग्रामर के तहत आपने उसको एक संस्कारित करके संस्कृत कहकर वो लोगों की भाषा नहीं है कहते हुए खुद के जनेऊ के आधार पर और खुद को एक ब्राह्मण घोषित करते हुए, एक ब्रह्म वृंद कह के घोषित करते हुए बाकी अन्य लोगों को अछूत, और जिन्होंने भी सवाल पूछे उसमें अगर महिलाएं भी है, वो गार्गी मैत्रेयी जैसे नाम आपके पास तो है ही, लेकिन ऐसी कितनी सारी महिलाएं हैं जिनको उन्होंने सवाल पूछने के कोई अधिकार ही दिए नहीं थे। वेद में, उपनिषद में ऐसी कहानियां हैं। अब इन कहानियों के जरिए भी हमें पता चलता है कि उस समय इस तरीके का काल आया था कि जहां महिलाएं पढ़ लिख नहीं रही थी, लेकिन बुद्ध काल में वो पढ़ लिख रही थी। वो थेरी गाथा लिखती है, अपने हाथों से लिखती है, अपने अनुभव लिखती है। अब यानी इसका मतलब ये है कि पाली भाषा में लिखना और पढ़ना, ये दोनों तरीके की बातें हो रही थी। और हालांकि अर्धमागधी में, यानी हमें उसी समय के समांतर काल में महावीर और जैन वाङ्मय में औरतों की कोई भी चीजें लिखी हुई नहीं मिलती है, तो वहां अभी तक स्क्रिप्ट नहीं बनी थी, लेकिन पाली में स्क्रिप्ट बनी थी, और ये पाली भाषा की स्क्रिप्ट में लिखी हुई चीजें हमें श्रीलंका में भी मिलती है। तो ये इस तरीके की जो चीजें थी इस देश में, उसको बीच के इतिहास में पूरा का पूरा निकाल दिया गया। जब मुसलमानों का राज आया, या पहले सूफी आए, तो सूफी कविता लेकर ही आए, गीत लेकर आए, सारे धर्मों में समानता लेने की बात करने लगे। अब इनका प्रभाव पड़ने लगा, और मुसलमान राजाओं के यहाँ एक ईश्वर, एक अल्लाह की कल्पना थी। एक अल्लाह के तहत ये जो 33 करोड़ देवताओं का जिक्र आज आता है,
ऐसे देवी देवताओं का यानी जिस तरीके का काल चल रहा था, और उस काल में अछूत होने के नाते किसी भी तरीके से शूद्र अतिशूद्रों को मंदिरों के अंदर जाने की मनाही थी, जो आज तक भी आपने देखा है शबरीमला में। तो ऐसी जगह पर जहां मंदिरों में जाने की मनाही है, ऐसी जो पूरी एक गुलामगिरी वाली व्यवस्था, एक भेदभाव वाली व्यवस्था, एक छुआछूत वाली व्यवस्था, इसके खिलाफ बोलने वाले और कृति करने वाले पहली व्यक्ति महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले रहे हैं। और सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले के जो हल्दी कुमकुम का, जो सावित्रीबाई फुले के इसका मैं जिक्र कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये हल्दी कुमकुम का समारोह होगा, एक ही चटाई पर सब लोग बैठेंगी, सारे धर्म जाति की और विधवा अविधवा कुमारी सब लोग, सब महिलाएं जो है वो उसमें शामिल होगी। ये कितनी बड़ी बात है। आज भी जब मैं बिंदी या मंगलसूत्र नहीं पहनती तो लोग पूछते हैं पति मरा है क्या, डिवोर्स हुआ है क्या। यानी आज किसी भी औरत के शादीशुदा होने की जो मोहर लगाई जाती है, उस मोहर को नहीं है देखते हुए लोग जो ताने कसते हैं, उस समय कितना होता होगा। ऐसे ताने कसने की स्थिति को ही उन्होंने निकाल दिया, और हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती और जितनी भी ये जो महिलाएं थी अलग अलग जाति की, नाई, महार, मांग, मातंग, जो हम कहेंगे कि कुंबी, माली, उस समय जितनी भी वहां के जितने मौजूद थी पुना के अलग आजू बाजू की जातियां, लोहार, सुतार, सुनार, सब जातियों के महिलाओं को इकट्ठा लाया, और उसमें ब्राह्मण महिलाएं भी थी जो विधवा होने के बाद जो प्रेग्नेंट रही, जिनको बच्चा होने वाला था, ऐसी महिलाओं की केस लेकर सावित्रीबाई लड़ी। और उस समय डॉक्टर रखमाबाई ये खुद डॉक्टर बन रही थी, और उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध के लिए और ऐसी महिलाओं के बच्चों को संभालने के लिए कानून होना चाहिए, और इसलिए बाल विवाह प्रथा बंद होनी चाहिए, और एक कंसेंट एज होना चाहिए, यानी सम्मति वय का कानून होना चाहिए, जिसको लोकमान्य तिलक ने विरोध किया था। उनके विरोध में जाकर डॉक्टर रखमाबाई जो जिस औरत का केस लेती है, काशीबाई का, उस काशीबाई के ही पुत्र यशवंत को सावित्रीबाई गोद लेती है। तो ये समझिए कि उस काल की कॉम्प्लेक्सिटी समझिए कि जिस समय ये पूरा का पूरा एक राष्ट्रीय तौर पे खुद को नेता कहने वाले और स्वतंत्रता का, स्वराज्य का एक नेतृत्व खुद को बताने वाले जो लोग थे वो सनातनी थे, और जो इस देश में भी अगर हमारा राज्य आएगा, हमारा खुद का राज्य तो आना ही चाहिए, लेकिन जब तक अंग्रेज है तब तक अंग्रेजों से हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई सीख लेनी चाहिए। हमारे हाथों में वो सारे संसाधन आने चाहिए जो इन्होंने पंतों जी के नाम पर, पुरोहितगिरी के नाम पर हमारे हाथों से छीने थे। उस गुलामगिरी के खिलाफ लड़ना इन दोनों ने शुरू किया, और अंत तक उनका एक दूसरे का साथ निभाया। 1890 में जब महात्मा ज्योतिराव फुले जी का निधन हुआ, उसके पहले की 2-3 घटनाओं का जिक्र मुझे करना बहुत जरूरी है। आज मेरे 10 मिनट ज्यादा होंगे। ये जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में लोगों ने आज तक जो स्ट्राइक किए हैं, वो अपने हित के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी कमाई के लिए, मेरे नौकरी में मुझे बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, इसके लिए किए। मेरे काम के जो घंटे हैं वो कम होने चाहिए, इसके लिए किए। लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले की अगुवाई में, उसमें सावित्रीबाई फुले की सबसे ज्यादा अगुवाई, क्योंकि ब्राह्मण विधवाओं का केशवपन होता था और नाई लोगों के द्वारा बाल काटे जाते थे, और नाइयों को अछूत माना जाता था। जो महिलाएं, आज गायनेकोलॉजिस्ट का रेट कितना है, लेकिन जो महिलाएं खास तौर पे निचली जाति की है, वो जाकर डिलीवरी करती थी महिलाओं को के जज के समय, लेकिन उसको केवल एक साड़ी भेंट देना, और जो बचा हुआ अन्न है या कुछ बची हुई चीजें हैं वो उसको भेंट दे देना, और उसका सम्मान न करते हुए उसको हमेशा निचली जाति का तय करना। लेकिन जज का कौन करेगा? जो प्रेग्नेंट महिला है उसकी डिलीवरी कौन करेगा? तो उस समय कोई डॉक्टर नहीं थी महिलाएं,
कौन करेगी? तो ये जो जिसको कहा जाता था कि वो मराठी में उनको सुई कहते हैं, तो वो आकर करती थी। उनके बारे में भी कोई उठा नहीं, आवाज उठाने वाला है, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने उनके बारे में भी आवाज उठाया और नाइयों का ऐसा पहला संप किया, ऐसा पहला स्ट्राइक, पूरे विश्व में पहला स्ट्राइक है कि नाइयों ने कहा कि ये बहुत ही घिनौनी प्रथा है कि वो लड़कियां जिनके बाल जानबूझकर काटे जा रहे हैं क्योंकि वो सुंदर नहीं दिखे और उनकी लैंगिकता के ऊपर ये हमला है। उनकी इच्छा इच्छा नहीं हो, वो कुरूप दिखे। यानी देखो, जो बहुत ही बड़ी फेमिनिस्ट महिलाएं भी मेरे ही साथ जो काम करती है मेरी समकालीन आंदोलनों में, उनको भी मुझे ये बताना बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि उनके बचपन से वो ऊंची जातियों से आती है। उनको ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि एक नाइयों का स्ट्राइक किया गया उनके लिए, ये ऊंची जाति की महिलाओं में हो रहा था। केशवपन जो है हमें ऊंची जातियों में ही दिखाई देता है। आज तक मैं आज के प्रोग्राम में अपील करती हूँ कि सावित्रीबाई फुले के को का स्मरण कर रहे हो आप, उनकी जयंती के अवसर पर कर शेख जी का स्मरण कर रहे हैं आप, उनकी जयंती के अवसर पर 9 जनवरी को मैं फिर से आऊंगी, मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन आज जो मैं बात कर रही हूँ वो ज्यादातर से सावित्रीबाई, अभी 3 जनवरी का हुआ है, उनकी जयंती हुई है। 9 जनवरी को फातिमा शेख की जयंती पर भी मैं सत्यशोधक समाज, फातिमा शेख, मुस्लिम सत्यशोधक समाज, मुस्लिमों के साथ का सत्यशोधक समाज का रिश्ता, इसके बारे में बात रखूंगी। आज यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि आज तक किसी भी ब्राह्मण स्त्री ने, किसी भी जो खुद को कहते कि मैं हिंदू जाति में जन्मी नहीं, उनको भी ये नहीं सूझा, उनको भी ये नहीं सूझा कि हमने नाइयों के बारे में एक कृतज्ञ यानी कृतज्ञ होने की, यानी हमारा ग्रेटिट्यूड दिखाने की, उनके बारे में उनको उनका सम्मान करने की, उनको ये कहने की कि हम लोगों को जो है वो हमारे बाल इसलिए नहीं काटे जा रहे कि आप लोगों ने संप किया। तो नाई जाति के प्रति एक सम्मान दिन जो है वो 3 जनवरी को करना चाहिए, ये मेरा कहना है। 3 जनवरी, या तो फिर ये जो 3 जनवरी से लेके 9 जनवरी एक पूरा जो हम सप्ताह कर रहे हैं, वो सप्ताह में ये काम हमने करना चाहिए, इसलिए कि गुलामगिरी के खिलाफ तो एक बहुत बड़ा बिगुल महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई ने बजाया। फिर उन्होंने स्कूल खोला, इतना ही नहीं तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की, अब इतना ही नहीं तो उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध गृह खोला। जितनी ब्राह्मण विधवा या उच्च जाति की विधवाएं थी जिनको उनके पति मरने के बाद बच्चा रह गया था, उनको व्यभिचारी नहीं तय किया उन्होंने, उनको उनके बच्चों को जन्म देने के लिए जगह बनाई, यानी उनकी लैंगिकता का, उनकी इच्छा का सम्मान किया। नाइयों के द्वारा संप किया, स्ट्राइक किया और फिर सम्मान किया। तीसरी बात यह है कि ये करते हुए उन्होंने कहीं भी कितने सारे सनातनियों का, जो आज हम देखते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर पानसरे या फिर गौरी लंकेश या कलबुर्गी की हत्या करते हैं, तो ऐसे उस समय के सनातनी भी कितने चिढ़ते होंगे और कितनी बार इन्होंने इनके ऊपर हमले किए होंगे, ये सोचने जैसी बात है। ऐसे समय पे भी सावित्रीबाई टस से मस नहीं हुई, फातिमा शेख टस से मस नहीं हुई, उस्मान शेख टस से मस नहीं हुए। महात्मा ज्योतिराव फुले तो इन सब को लेकर आगे चलकर पूरे सत्यशोधक समाज का भी निर्माण कर रहे थे, सत्यशोधक लोगों को तैयार कर रहे थे। और दूसरी बात कि 1890 में जब महात्मा ज्योतिराव फुले बहुत बीमार थे, 1889 की बात है कि पंडिता रमाबाई वापस आई थी, आ रही थी, और सारे लोगों ने, पूरे पेशवा वृत्ति वाले, सनातन वृत्ति वाले लोगों ने पंडिता रमाबाई पर बॉयकॉट किया था, क्योंकि उन्होंने एक कायस्थ शूद्र व्यक्ति के साथ शादी की है, ऐसे पता चला था इन लोगों को, और उसकी न्यूज बनी थी, सारे अखबारों में उस समय आया था। अखबार अभी अभी खुले थे तो लोग बहुत चाव से पढ़ते थे, आज के जैसे अखबारों की स्थिति नहीं थी। अब हमारे समय भी अखबार ये हमारा माध्यम था, उसी तरीके से इस माध्यमों में पंडिता रमाबाई की बहुत बड़ी चर्चा थी। उनकी बेटी मनोरमा उनके साथ थी। अब उनके पति गुजर चुके थे और वो वापस पुनः आई थी। ऐसे समय पे सनातनी लोगों ने उनके ऊपर जब बहिष्कार किया, तब महात्मा ज्योतिराव फुले, जबकि उनको पैरालिसिस का अटैक आ चुका था,
बीमार थे, लेकिन सावित्रीबाई फुले भी उनके सम्मान में गई, पंडिता रमाबाई को मिली। और ये भी अभी हमारे सामने आया है कि ज्योतिराव फुले ने उस समय जब संसार में ये सारी चीजें लिखी, उसमें उन्होंने पंडिता रमाबाई किस तरीके से पढ़ लिख कर आई है, कितनी बड़ी विद्वान है। उन्होंने ताराबाई शिंदे को लेकर भी लिखा है कि वो कितनी बड़ी विद्वान है, उन्होंने किस तरीके से निबंध लिखा है। यानी सत्यशोधक समाज की ही नहीं, तो जो पहले ब्राह्मण समाज से जुड़ी हुई थी, फिर वो बंगाल में गई, बंगाल में जिसको पंडिता किताब मिला, उसके आने के बाद उनको उनका पूरा सम्मान करने के लिए ये दंपत्ति सामने आई। एक सहजीवन की ऐसी मिसाल है सावित्रीबाई कि 1890 में जब महात्मा ज्योतिराव फुले का निधन हुआ, तब अपने जब उनको कहा गया कि आप आपके पति का अंत्य संस्कार नहीं कर सकती हो, उन्होंने यशवंत गोद में लिया हुआ बच्चा है और वो ब्राह्मण है और दूसरे जाति का है, ऐसे कहते हुए उसको भी नकारा। तब वो निर्धार से खुद आगे आई और हमारे सबके सामने पहली बार पूरे भारत में ये मिसाल रखी कि उन्होंने अपने पति को अग्नि दिया, अंत्य संस्कार उन्होंने किए, और वो आगे आकर जब उन्होंने अंत्य संस्कार किए, तब ये सावित्रीबाई हम सब के मन में अजरामर हो गई। ये सावित्रीबाई जिन्होंने मनुस्मृति को पूरा का पूरा बिल्कुल ही न मानते हुए, उस ग्रंथ की धज्जियां उड़ाते हुए, स्त्रियों को सारे तरीके का स्वातंत्र है, उनको ये सारी आजादी है कि वो पढ़े लिखे, अपने माँ पिताजी का हो, अपने पति का हो, वो अग्नि संस्कार करे, अंत्य संस्कार करे। ये सारी चीजें सावित्रीबाई ने खुद अपने जीवन में करके दिखाई। 1897 में जब उनका मृत्यु हुआ, उसकी भी एक बहुत ही बड़ी दर्दनाक भी है और रोचक भी है कहानी, कि जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मदर टेरेसा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा में दिया, लेकिन ये जो मलाला को जिस तरीके से आज विद्रोह का प्रतीक मानते हैं, हमारे देश की पहली मलाला को भी ये मानना चाहिए कि पहली अगर उनके लिए भी कोई प्रेरणा होगी तो सावित्रीबाई है, जिन्होंने पूरे संस्कृति के खिलाफ, तालिबानियों के, यहाँ के जो सनातनी तालिबानी थे उनके खिलाफ ये लड़की खड़ी रहती है। और इस लड़की ने स्कूल खोली, और इतना ही नहीं तो कितनी 4 स्कूल में पढ़ाया, खुद गणित भी पढ़ाती थी, अंग्रेजी में भी होशियार थी और लिखती थी, और लिखकर भी प्रचार करती थी, प्रसार करती थी, और उनके लिखे हुए खत भी हैं, उनकी कविताएं हैं, उनका साहित्य है। इस सावित्रीबाई फुले ने अपने कंधे पर सत्यशोधक समाज की धुरा ली। उन्होंने आगे जाकर सत्यशोधक समाज का काम तो किया, लेकिन जब प्लेग फैला और प्लेग फैलने के बाद लोग मरने लगे, तब बहुत सारे ऊंचे जाति के लोगों ने अपने घर छोड़कर वो बाहर निकल गए, लेकिन ऊंचे जाति के लोगों का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। ख्रिस्ती मिशनरियों का जिक्र मिलता है, और जो ख्रिस्ती हुए हैं ऐसे ऊंचे जाति के लोग हैं जिन्होंने प्लेग में मदद की है काम करने के लिए। लेकिन सावित्रीबाई फुले और उनका बेटा डॉक्टर यशवंत ने अपना दवाखाना खोला, और ये दवाखाने से बहुत दूर होती थी बस्तियां, वहां से लेकर सावित्रीबाई चलकर पेशेंट्स को वहां पहुंचाती थी, वहां यशवंत उपचार करते थे। ऐसे ही जिस समय एक छोटा बच्चा, दलित घर में कोई नहीं जा रहा था, उनको अछूत माना जाता था, उस बच्चे को तड़पते हुए देखकर सावित्रीबाई ने खुद अपने गोद में लिया, उसको अपने गोद में लेते हुए वो दौड़ते यशवंत के दवाखाने के पास पहुंची, वहां उन्होंने उसको पहुंचाया, और उसके बाद उनको प्लेग का संसर्ग हुआ। प्लेग का संसर्ग होने के बाद प्लेग के कारण सावित्रीबाई का मृत्यु हुआ। यानी ये देखिए कि मेरे देश की पहली मलाला, मेरे देश की पहली फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मेरे देश की पहली मदर टेरेसा सावित्रीबाई फुले है। आज के दिन में सावित्रीबाई फुले का स्मरण करके उनको अभिवादन करती हूँ। फातिमा शेख जी का 9 जनवरी को जो जयंती है, उस समय मैं उनको फिर से एक बार उनके बारे में ज्यादा लंबा बोलने के लिए आऊंगी। आज मैं फातिमा शेख जी का भी स्मरण करते हुए उनको अभिवादन करती हूँ। आज सत्यशोधक समाज की जितनी भी स्त्रियां हैं, जिनको महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई ने प्रेरणा दी, ऐसी ताराबाई शिंदे जो पहली पूरे विश्व में स्त्रीवादी निबंधकार होकर गई, उनको विनम्र अभिवादन करती हूँ। और सगुणाबाई क्षीरसागर हो, सरस्वती गोवंडे जी हो, या फिर उनके साथ काम करने वाली जितनी महिलाओं का जिक्र आया है, फिर उसके बाद उनकी दीन मित्र जो है वो संभालने वाली हो, या दीनबंधु
जो साप्ताहिक जो नियतकालिक निकलता था, उसकी तानीबाई बिरजे हो पत्रकार, बहुजनों की पहली महिला पत्रकार तानीबाई बिरजे है। और महिला पत्रकारों में भी बहुत ही कम महिला पत्रकार उस समय थी जिसमें तानीबाई बिरजे का जिक्र आता है। ऐसी पहली महिला पत्रकार और पहली प्रैक्टिसिंग महिला जो सत्यशोधक तो थी ही, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी दांव पर लगाते हुए जिंदगी भर उन्होंने लोगों की, रुग्णों की सेवा की, वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर पहली बहुजन नायिका रखमाबाई को भी अभिवादन करती हूँ। इन सारे बहुजन नायिकाओं ने आज हम लोगों के लिए एक ऐसी प्रेरणा खड़ी की है कि आज हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में इस तरीके के महिलाओं का जिक्र बहुजन फेमिनिस्ट, बहुजन स्त्रीवादी इतिहास में अधोरेखित हो गया है। और आज अगर इस मेरे व्याख्यान के कोई संदर्भ और आप इस्तेमाल करते हो तो जरूर ये जिक्र करना, क्योंकि ये मेरा सारा अध्ययन, ये मेरी खोज और ये मेरा विश्लेषण जो है, ये बिटवीन द लाइंस पढ़ना, ये सब कुछ मेरे पढ़ाई और खोज के कारण आई है। और वो मैं मानती हूँ कि वो मुझे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की देन है, मेरे जैसे कितने सारे शोध करने वाले लोगों के लिए, कि उन्होंने जो सहन कर रहा है वो उसके मुंह से खोज करने की जब बात आएगी तब सच्चा इतिहास आएगा, ये लिखा। और आज जो जो सहन करने वाले हैं या करने वाली है, वो जब लिखने लगी है तब स्त्रियों का इतिहास हर स्टोरी करके सामने आया है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख एंड ऑल बहुजन शिरोज, हीरोज कहा जाता है वैसे शिरोज, यानी ये जो सारी बहुजन नायिकाएं हैं, इनका ये इतिहास है। दिस इज हर स्टोरी, दिस इज बहुजन हर स्टोरी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। राहुल जी ने मुझे बुलाया, आज लंबा चला, 10:14 हो गए हैं। और आज आपने ये मेरा 1 घंटा 14 मिनट का भाषण सुना। मैं आपको सबको, मैंने तय किया था कि आज मैं आधा घंटा बोलूंगी, लेकिन मुझे समझ में आया कि आज अगर दामगुड़े जैसे व्यक्तियों को विरोध करने के लिए हमें समझना है, तो आज मुझे आपको एक विश्लेषण देना होगा, एक नजरिया देना होगा। और नजरियों के तहत मैंने इन घटनाओं का जिक्र किया। हालांकि सावित्रीबाई फुले का जीवन, कार्य, कर्तृत्व एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से भी बता सकती थी, लेकिन ये मैं इसलिए सटीक तरीके से या विश्लेषण के तहत बताया ताकि आप लोग जब पढ़ोगे तब पढ़ते हुए आपको समझना चाहिए कि अरे सावित्रीबाई जब थी, ज्योतिबा जब थे, तब उन्होंने 1848 में स्कूल खोली, तब जिनका ये लोग जिक्र कर रहे हैं वो तो जन्मे भी नहीं थे, ना तिलक जन्मे थे, ना आगरकर जन्मे थे, ना पंडिता रमाबाई, ना न्यायमूर्ति रानड़े। फिर ये लोग हमें झूठा इतिहास क्यों बताते हैं? तो झूठा इतिहास अगर हमें बाजू करना है तो हमें सत्य का शोध लेना पड़ेगा, हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। तो ये सत्य शोधक इतिहास है। तो आज सत्य शोधक इतिहास बताने की इस श्रृंखला की शुरुआत जनवरी 2024 में हमारी हुई है। लगातार इस श्रृंखला में मैं अलग अलग सत्य शोधक लोगों को, सत्य शोधक नायक नायिकाओं को आपके सामने रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन संगठक को मैं देती हूँ और यहाँ रुकती हूँ। तथागत गौतम बुद्ध का स्मरण करते हुए जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री, जय फातिमा, जय तारा, जय शाहू, उलगुलान हुल जोहार, जय संविधान और सबरंगी सलाम।